हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं सितंबर 2016 के पेपर सेकंड का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सॉल्यूशन। और कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट इसका पहले हो चुका है सितंबर 2016 के पेपर का, और पेपर सेकंड आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। तो क्या है ये? पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, निम्न स्थिति तो होगा नहीं। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सरसरी तौर पर मतलब जैसे हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेते हैं किसी पाठ को और उसकी विषय वस्तु का हमें पता चल जाता है कि उस पाठ में दरअसल दिया क्या हुआ है। तो अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण कुशलता है पढ़ने की, मतलब हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा कुशल हैं, मतलब हम बहुत अच्छे से, हमें भाषा का ज्ञान है, भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान है। तो ये इस बात को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं कि एक भाषा ही सुनेंगे बच्चे और दूसरी भाषा के लिए मना ही कर देंगे आप। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, तो ऐसा भी नहीं है, सबकी गति समान नहीं होती है। तो बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत करना चाहिए, मतलब पहले से ही शुद्ध उच्चारण बोलना सिखाना चाहिए, चाहे उन्होंने लैंग्वेज सीखी हो या ना सीखी हो। तो ये भी बिल्कुल गलत है, पहले बच्चा अशुद्ध उच्चारण करेगा, कुछ गलत भी बोल सकता है। तो शुरू से ही शुद्ध उच्चारण पर दबाव नहीं डाला जाएगा। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोलना सीखने में यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो वो अच्छे से बोलना सीखेगा। भोजपुरी भाषी मीना श को स और र को ड बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है मातृभाषा का व्याघात। तो ये क्लियरली बता दिया है कि भोजपुरी भाषा है, उसकी मातृभाषा है। तो जब वो किसी और भाषा को सीखना चाहती है तो उसकी जो पहले की भाषा उसने सीखी हुई है तो उसमें वो बाधा उत्पन्न करती है। जो उसकी मातृभाषा की ध्वनि है या फिर उसके जो शब्द हैं वो उसमें अड़चन पैदा करते हैं, जो भी वो नई भाषा सीखती है। तो ये मातृभाषा का व्याघात इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, तो कक्षा 3 की शिक्षिका जो है, पढ़ाने वाली जो अध्यापिका है, वो बच्चों को पाठ्य पुस्तक से अलग भी बाल साहित्य पढ़ने को बोलती है। तो उसका क्या मतलब है? वो क्या चाहती है? तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें। तो ये बिल्कुल मकसद नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 3 में बच्चे इतने लेवल पे नहीं पहुंचते कि साहित्य की विधाओं से परिचित हो सकें। बाल साहित्यकारों तक भी पहुंच नहीं होती है उनकी उस वक्त तक, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 3 से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्हें तो पढ़ना ही सिखाना होगा ना हमें सबसे पहले। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन 3। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8। तो इसमें कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, तो ये तो होगा नहीं। परिभाषाओं को जानना भी कभी मकसद नहीं होता है, महत्वपूर्ण भी नहीं होता है ये।
संदर्भ में व्याकरण, तो हम इसे कह सकते हैं कि संदर्भ में व्याकरण, क्योंकि व्याकरणिक पक्षों की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, अगर व्याकरण और सही शब्दों का ज्ञान होगा तो हुई वाक्य को पूर्ण और अर्थवान बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण होगा संदर्भ में व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। तो आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो देखने वाली चीज़ें बता दी हैं और एक बच्चा देख नहीं सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी, तो स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका विकास कैसे होगा फिर अगर आप ही उसका काम करेंगे, तो उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो, तो ये भी गलत है। तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं क्या है, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। उसमें कुछ और चीज़ें आप बताएंगी उसके अकॉर्डिंग कि वो सुनकर लिखे, तो कुछ ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करेंगे उसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 में बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए आपको क्या ज़रूरी होगा, तो इसमें ज़रूरी हो जाएगा पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना, क्योंकि बाकी ऑप्शंस इरेलीवेंट लग रहे हैं, क्योंकि व्याकरण की जांच परख भी नहीं होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना भी नहीं होगा, विषय वस्तु लिखवाना भी नहीं होगा। तो पाठ की कहानी को आगे बढ़वाएंगे तो भाषाई क्षमता का आकलन अपने आप हो जाएगा जब वो खुद से शब्दों का या वाक्यों का निर्माण करेगा। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है, तो इसमें क्या निहितार्थ है, बच्चे को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो देखेंगे तो लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ अपने आप बनती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन पेपर में भाषा अर्जन और भाषा आकलन से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह सहज होता है, क्योंकि ये परिवार में भी नहीं आएगा ये ऑप्शन। तो भाषा अर्जन सहज होता है क्योंकि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है वो उस एनवायरनमेंट की भाषा अपने आप ही एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। तो पठन के लिए क्या ज़रूरी है, उचित गति एवं प्रवाह, वैसे तो ये ज़रूरी है, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाव ग्रहण अगर आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो ही आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। ऐसे तो आप कुछ भी पढ़ते रहें उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का उद्देश्य इसमें पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण भी इसमें नहीं होगा, रचनाकारों से भी नहीं होगा और भाषाओं से तुलना भी नहीं करनी है हमें। तो हमें करेक्ट ऑप्शन यही मिल गया है, ये होगा उत्कृष्ट साहित्य जो हैं और भाषाओं में उनसे परिचित कराना, जिससे कि हिंदी भाषा के महत्व का भी पता चल सके। बच्चों की
सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो लेखन क्षमता के लिए क्या होना चाहिए? तो अलंकारिक भाषा या सुंदर लिखावट ये होना ज़रूरी नहीं है। सशक्त वाक्य विन्यास मतलब वाक्य एकदम क्रम से होने चाहिए, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मौलिक विचार, तो मौलिक विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि विचार होंगे और अर्थपूर्ण विचार होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया तो उसमें लेखन क्षमता, लेखन का कोई मतलब नहीं है। तो लेखन क्षमता के का जो परिचायक है वो है मौलिक विचार। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का निर्माण करना नहीं होगा। मुहावरे में लोकोक्तियों का चिंतित प्रयोग करना, तो प्रयोग करना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मुहावरे और लोकोक्तियों का सीखेंगे, सीखने सिखाने का यही उद्देश्य होता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाषा इससे आकर्षक और सुंदर बनती है, तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मुहावरे सीखने सिखाने का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो भाषागत रचनात्मकता हम किस तरह से रचनात्मकता का आकलन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो बहुकल्पीय प्रश्न से नहीं होगा, क्योंकि उसमें भाषा का आकलन नहीं होगा। वो आपने ऑप्शन पहले ही दिए हैं, तो वो टिक कर देगा जो भी ऑप्शन होगा, तो उसमें भाषा का पता नहीं चलेगा। तो मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होंगे इनसे ज़रूर भाषा का आकलन होगा, क्योंकि मुक्त अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है कि इसमें आंसर को डिटेल में बताया जाता है। ये एक ऑप्शन में नहीं बताया जाता, तो इसमें आंसर को डिटेल में बताया जाता है, इसलिए इससे भाषा आकलन अच्छे से होगा। भाषा की रचनात्मकता का आकलन। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, तो ऐसा करने में बिल्कुल उसका उद्देश्य होगा शब्द भंडार का विकास करना, क्योंकि वो अनेक शब्दों का यूज़ कर रही है, तो इट मीन्स शब्द भंडार का ही वो विकास करना चाहती है। आगे देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ पे बेस्ड है, पेडागोजी क्वेश्चंस हो गए हैं। पैराग्राफ पे देख लेते हैं हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय होगा। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं इसमें? कबीर का और तिरुवल्लुवर का हमें टाइम देखना है, टाइम पीरियड देखना है इन दोनों का। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है। तो इनका टाइम पीरियड ही हमसे पूछा है, तो 2000 वर्ष का अंतराल है इनके बीच में, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। तो अंतराल हमें दिया है 2000 वर्ष, तो हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि कबीर दास जी का हमें जन्म का समय दिया हुआ है, तो इसमें समय क्या है? 15वीं शताब्दी ईस्वी। तो मान लीजिए अगर कबीर दास जी का जन्म है, कबीर दास जी का समय है 1500 ईस्वी, तो ईस्वी से अगर हम, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ईस्वी पूर्व में, और 2000 का डिफरेंस दिया हुआ था। तो 2000 का डिफरेंस है, मतलब ईस्वी में तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ईस्वी पूर्व में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम जाएंगे पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ अगर जाएंगे, तो अगर आपको BC और AD का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा यहाँ पर ईसा का अगर बर्थ है तो इधर हम जाएंगे, तो इधर की तरफ जो ईयर आएंगे वो उन्हें हम बोलेंगे ईस्वी, और इधर की ईसा के बर्थ से पहले जो वक्त आएगा वो उसे हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, BC। ईस्वी को इंग्लिश में AD बोलते हैं, तो BC बोलेंगे। तो BC हमें बताना है, ईस्वी पूर्व बोलते हैं इसे हिंदी में।
तो ये हमारे यहाँ 1500 दिया हुआ है इधर ईस्वी में। 1500 से अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो मतलब 1500 का टाइम पीरियड ये हो गया। तो 1500 में कितने और ऐड करेंगे, 2000 हो जाएगा। तो इसमें 500 और हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2000। तो इधर से अगर इधर हम 500 जाएंगे तो 500 ईस्वी पूर्व आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो ये हो जाएगा लगभग, लगभग दिया है क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो ये अब हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस नहीं मतलब पैराग्राफ देख लेते हैं। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म। अच्छा, अगर आप लास्ट में देखें पैरा में, तो लास्ट में दिया हुआ है भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है, स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो इसमें हो जाएगा मन से पवित्र होना। तो तिरुवल्लुवर के अनुसार मन से पवित्र होना ही श्रेष्ठ धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है। तो भाषा बतानी है, कौन से स्टेट की है ये है, जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु की लैंग्वेज। तो इसके लिए पैराग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो ये पैराग्राफ में मिलेगा, पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, कुछ ये कीवर्ड्स हैं हमारे, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये होगा, हाँ ये मिल गया है, ये है यहाँ पर। तो इसे स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, कहाँ से है। तिरुवल्लुवर का प्रमाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता, प्राय उन्हें चेन्नई के निकट मइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। तो चंद्रगुप्त कौन था, राजा था, और उनके शासनकाल में चाणक्य क्या थे, उनके बड़े पद पर आसीन थे। जिस तरह से ये तिरुवल्लुवर हैं। तो राजा इसमें कौन है, एल्लाल, और इसमें राजा कौन है, चंद्रगुप्त। तो हमें इस तरह से ही देखना है क्वेश्चन में भी। तो इधर देखना होगा, पहले राजा का नाम दिया होगा जैसे इसमें दिया हुआ है। तो राजा कौन था, एल्लाल का तिरुवर से था। तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। तो तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य बिंदु मतलब सिमिलर पॉइंट्स क्या हैं, सिमिलर चीज़ें क्या हैं, एक जैसी चीज़ें क्या हैं। तो इसके लिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। तो उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। तो क्या साम्य पाया जाता है, इन दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तो ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन में दिए हुए हैं क्या कहीं पर। तो देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, जन्म के बाद माता पिता द्वारा त्याग देना और जुलाहा व्यवसाय करना, ये दोनों तो ऑप्शन सही हैं। तो दोनों ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम किस में है, कै और गै। तो कै और गै है हमारे इसमें सेकंड ऑप्शन में, तो और किसी में साथ में नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें
एक से छंद में कविता करना भी इसमें सही है। तो 2 ऑप्शन भी मिल गए तो भी हमें राइट आंसर मिल जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर से कैसे बदले। तो ये भी हमें देखना होगा पैराग्राफ इसके लिए। तो इसमें हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियाँ बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति ही नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थी जीवन भी श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब कैसे उसका विचार बदले, उस सन्यासी के विचार बदले, तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर, क्योंकि वो उनके साथ रहा तो उन्होंने देखा कि वो कितने सुखी हैं अपने गृहस्थ जीवन में। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। तो विग्रह और समास इसमें देखना है। सबसे पहले हम खुद से ही देख लेते हैं कि क्या विग्रह होगा इसका। तो ईश्वर की भक्ति होता है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर और भक्ति नहीं होता। तो ईश्वर की भक्ति किस में दिया हुआ है, तो 3rd ऑप्शन में दिया हुआ है और तत्पुरुष समास है इसमें, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास में ही जनरली भक्तियों का यूज़, भक्ति नहीं, विभक्ति का यूज़ होता है। कारक की जो विभक्ति होती हैं, जैसा कि इसमें की का यूज़ हुआ है, का की के, इस तरह की विभक्ति होती है कारक की, तो वो यूज़ होती हैं तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती। तो किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती, इसके लिए फिर से हमें पैरा देखना होगा। तो लास्ट में आप देख सकते हैं, झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो झूठ ना बोलना, तो इसमें दिया है 4th ऑप्शन, झूठ को त्याग देने पर किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। झूठ को त्याग देना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसका ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। तो ये कौन से शब्द हैं, अगर आप स्नेह की बात करें तो ये शुद्ध हिंदी का शब्द लग रहा है। और शुद्ध हिंदी के शब्द लगने वाले शब्दों का मैंने क्या बताया था आपको कि वो अक्सर तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम कौन से हैं, जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में यूज़ होते हैं। तो तत्सम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तत्सम है इसमें, सेकंड में। तो तत्सम और तद्भव इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। तो आगे आ जाता पद्यांश। पहले हमने गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन किए हैं। पद्यांश में देख लेते हैं, माँ संबोधन किसके लिए है। तो इस पोएम में जिसकी बात हो रही है वे उसी के लिए है। तो अगर आप इसमें बात करें तो इसमें लास्ट में देख रहे हैं आप, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो माँ संबोधन हो रहा है देश की धरती के लिए। तो देश की धरती को हम क्या बोलेंगे, मातृभूमि, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं मातृभूमि, क्योंकि हमने वहाँ पर जन्म लिया है। तो उसको ही बोला जाएगा, देश की धरती को बोला जाएगा इसमें मातृभूमि। तो माँ संबोधन वो किसके लिए कर रहा है, मातृभूमि के लिए। कवि निवेदन कर रहा है कि, तो कवि निवेदन क्या कर रहा है, पोयम देख लेते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निर्धन, गरीब, किंतु फिर भी कर रहा है इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। तो वह निवेदन क्या कर रहा है, वह निवेदन कर रहा है कि उसे ऋण चुकाने का मौका मिले। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मेन मकसद क्या है, वो ऋण चुकाना चाहता है मातृभूमि का। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीड़ का कण कण समर्पित कथन में नीड़ का आशय है। तो नीड़ का आशय क्या होगा, तो महल, तिनके, इन सब का कण कण क्यों समर्पित करेगा वो, कण कण समर्पित करने को लेकर होगा ये घर परिवार, क्योंकि घर परिवार सबके लिए सबसे कीमती होता है। तो
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस कथन में कुछ और से तात्पर्य क्या है? तो कुछ ऐसा दिया जाए जो क्या हो। वो इसमें बात कर रहा है क्या? माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मैं मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का कण समर्पित। तो नीड़ का कण हमने देखा है अभी कि वो घर परिवार की बात कर रहा है, घर परिवार का भी वो कण समर्पित करना चाहता है। और चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, मतलब जो वो बलिदान कर रहा है वो उससे भी बढ़कर कुछ देना चाहता है, तो ये इसमें हो जाएगा बलिदान से भी बढ़कर वो कुछ और देना चाहता है। अकिंचन का अर्थ है, तो अकिंचन का अर्थ होगा अति निर्धन। बलिदान शब्द से बना विशेषण है, तो बलिदान शब्द से बना विशेषण होगा बलिदानी। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं विशेषण। और जैसे आप अगर आपको विशेषण बनाना भी हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे बलिदानी व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है, इसमें संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये बलिदानी है। व्यक्ति कैसा है, बलिदानी है, तो ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके पूरे और ये वीडियो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।